हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का वायरल गेस प्रश्न जो 100% लड़ेगा प्यारे साथियों, इसके बारे में बताने वाले हैं। साथियों ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए वहां से वीडियो देखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया है प्यारे साथियों। ये सीरीज ही चल रहा है वायरल गेस प्रश्न का प्यारे साथियों। और साथियों इस वीडियो का हर एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखेगा, आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्यारे साथियों लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथियों मैं इसका पीडीएफ भी दूंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगा मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। प्यारे पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, कहां से लेना है, लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए प्यारे साथियों। और हाँ साथियों, आप लोग ईमानदारी से हर एक प्रश्न का जवाब करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमें कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ, जिससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल का है, आप कितने पानी में है, ठीक है। तो चलिए साथियों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जवाब दीजिए फटाफट। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही शानदार जवाब आप लोग का आ रहा है, यूरोप महादेश, ठीक है। जिन भी साथी का आंसर यूरोप महादेश आया है उनका तैयारी बहुत ही शानदार चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, जवाब देने की कोशिश करेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जवाब दीजिए फटाफट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। बताइए फटाफट जवाब दीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? 4 ऑप्शन दिया गया है, हैब्सबर्ग, आर्लिया, बुर्बो, जारसाई। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है, 4वां प्रश्न देखिए, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों इस बार के एग्जाम के लिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहां हुआ था? सेडोन में हुआ था। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, जिब्रेलिन एक संस्था थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों ये भी। जिब्रेलिन एक संस्था थी, किस प्रकार की संस्था थी प्यारे साथियों? किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, या व्यापारियों की, या विद्वानों की, या पादरी सामंतों की प्यारे साथियों? तो जिब्रेलिन एक संस्था थी प्यारे साथियों व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए 6वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ये भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, जवाब दीजिएगा फटाफट। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क जो था कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, और फटाफट इसका आंसर दीजिए। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो यूनान के साथ हुई। किस देश के साथ हुई? तो यूनान के साथ हुई। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था प्यारे साथियों? फटाफट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध प्यारे साथियों ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, मेजिनी का
संबंध किस संगठन से था? ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक, हेटार या डाइट? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे साथियों। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? यूनान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना। अब बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। इंडिका पुस्तक, 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों ये भी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे साथियों? मेगास्थनीज, कमल किशोर वर्मा, SM सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी प्यारे साथियों। आप लोग फटाफट इसका आंसर देना है। देखिए ऑप्शन में 4 दिखा रहा हूं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ऑप्शन बी जो है लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। और देखिए ऑप्शन सी जो है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और ऑप्शन डी जो है प्यारे साथियों देखिए लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी श्रीलंका में कौन सी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो सिंहली भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंहली भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, जवाब दीजिए फटाफट इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है मुंबई। कौन सी? मुंबई। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे साथियों 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है कितना है प्यारे साथियों? जवाब दीजिए। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो 59 हो जाएगा। कितना है? 59 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। फटाफट जवाब दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये हो जाएगा 11% से कम। 11% से कम हो जाएगा। 11% से कम हो जाएगा। ठीक है, तो 11% से कम वाला ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा 11% से कम है। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं 18वां प्रश्न कहता है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। किस ओर रहते हैं? तो उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। बराबर जवाब दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किस संस्था
इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा स्थानीय पंचायती राज की संस्था। क्या हो जाएगा? स्थानीय पंचायती राज की संस्था में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 20 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है, 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्यारे साथियों। फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो भारत में बहुसंख्यक आबादी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? भारत में कौन से समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों हिंदू समुदाय की। क्या हो जाएगा? हिंदू समुदाय के लोग जो है भारत में सबसे ज्यादा रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है, 21 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई, कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी। ठीक है, 2015 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? क्या कहता है? इनमें से कौन जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्यारे साथियों प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर पूछ दिया जाए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 10 नंबर प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 24 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था है। ये भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? ठीक है, तो मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, फटाफट जवाब दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो हो जाएगा भूमिगत जल। क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 27 नंबर, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? यानी भारत की पड़ोसी देश कौन सा है जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है? तो हो जाएगा प्यारे साथियों श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 29 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखानों की स्थापना हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। कब हुई थी प्यारे साथियों? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं प्यारे साथियों? तो 3 हो जाएगा। कितनी है? 3 है। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितनी है? 3 है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 31 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ये भी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? निम्न
निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है? किस आधार पर इन दोनों को बांटा गया है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार जो है उत्पत्ति है, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव और अजैव संसाधन को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अब बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए 33वां प्रश्न कहता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो हो गया बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 34वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? इनमें से कौन जो है अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन किसको कहते हैं? जो निर्जीव होती है। ठीक है, तो इनमें से कौन निर्जीव नहीं? वनस्पति। वनस्पति निर्जीव नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अजैव संसाधन नहीं है, यानी हो जाएगा जैव संसाधन। ये हो जाएगा पैसे तो जैव संसाधन। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा अजैव संसाधन। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अजैव संसाधन नहीं है तो वनस्पति नहीं है। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण नहीं है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए प्यारे साथियों। कहता है इनमें से कौन जो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है, बताइए। तो हो जाएगा प्यारे साथियों ज्ञात। क्या हो जाएगा? ज्ञात। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए इनमें से निजी संसाधन में कौन शामिल नहीं है? तो मंदिर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, मंदिर जो हो जाएगा निजी संसाधन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है 37 में, देखिए संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, बताइए। तो खनिज हो जाएगा। कौन है? खनिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 38वां प्रश्न कहता है क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? 1968 में रखा था। कब रखा था? 1968 में रखा था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए 39वां प्रश्न कहता है मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? बहुत ही शानदार प्रश्न प्यारे साथी, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो दूषित जल क्या हो जाएगा? दूषित जल। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है 40वां प्रश्न कहता है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथी, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। ये कहाँ पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, ब्राजील में। 1992 में ही प्रथम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1992 में ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो क्या हो जाएगा? तो ब्रूंटलैंड हो जाएगा। ठीक है, ब्रूंटलैंड कमीशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बताइए साथी आपका कितना सही हुआ है, कमेंट में बताइए प्यारे साथी। अगर प्यारे साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ साथियों, इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कीजिए और वहां से फ्री में पीडीएफ। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।